अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। क्या पाकिस्तान गाजा में अपनी फौज भेजेगा या नहीं भेजेगा, इसके हवाले से लगता है कि फैसले का वक्त आन पहुंचा है। इसके हवाले से पाकिस्तान के हुकाम के और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके बयानात तो हम सुनते रहे हैं, लेकिन कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से जब सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज गाजा में भेजने के लिए तैयार है, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंटली उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिन्होंने पेशकश की है या इस ऑप्शन पर गौर करने के लिए कहा है कि वो गाजा में जो अपनी फौज है वो भेज सकते हैं। अब ये जो गाजा में फौज भेजने वाला मामला है, ये उस गाजा पीस प्लान का हिस्सा है जिसकी सरपरस्ती या सरबराही इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और उसके साथ जो कुछ अरब और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी उस प्लान को सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो गाजा पीस प्लान है 20 नुकाती, उसमें एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की तजवीज़ है जो गाजा में डिप्लॉय होगी। जहां पर उसका मैंडेट क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका अभी तय होना बाकी है। लेकिन इंपॉर्टेंटली सबसे पहले जो अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने क्या कहा जब उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज गाजा में भेजेगा, आइए पहले वो सुनते हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने या तो पेशकश की है या वो इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए इस बात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने कहा है कि अगर उस स्टेटमेंट को आप तफसील में जाकर देखें तो अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं वो तय होना बाकी हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक के इसके हवाले से रिजर्वेशंस हैं कि मैंडेट क्या होगा। क्योंकि एक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हुई थी, उसके बाद अमेरिका के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये इसराइल के साथ मिलकर एक जो उसका काम है वो वहां पर जो मुसल्ला ग्रुप है, खास करके हमास है, उसको गैर मुसल्ला करेगी। अब ये वो नुकता है जिस पर आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से बाकी जो ममालिक हैं वो बड़ा स्केप्टिकल हैं और वो ये रोल लेने के लिए तैयार नहीं है। दो चीजें हैं कामरान इसके अंदर। एक तो ये इस नुकते की आपने बात की है कि जो डिसआर्म करना है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनको। दूसरा इसके साथ ये भी है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या पैलेस्टीनियन एरिया तक ही महदूद रहेगी या वो अगर वहाँ पे इसराइली फोर्सेज भी काम कर रही हैं तो उनका भी उसके रिलेटेड भी कोई उनका फंक्शन है। जो मेरी इतला है, वन ऑफ द रीजन जो माजी में भी ये चीज़ इतनी डिले भी होती रही है, और फिर जो उस वक्त पीस प्लान बना था, उस पीस प्लान में जो पाकिस्तान का एक रोल बहुत अहम था, उसमें ये भी एक फैक्टर था कि पाकिस्तान बड़ा ही केयरफुल है। एक ऐसी रियासत जिसको पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता, उसके मफादात का पाकिस्तान कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, वो भी खास तौर पर इसराइल के हवाले जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। बट कामरान, ये जो स्टेटमेंट है या उनके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत है। और पहली बात जो सवाल भी वहाँ पर गालिबन इंडियन जर्नलिस्ट ने वो क्वेश्चन किया था, जो एक उनके लहजे से पता चलता है। और दूसरा आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो यूएस जा रहे हैं और उससे पहले ये स्टेटमेंट आना, अगर आप इसको एज अ होल देखें कोई इसमें कोई नई रेवोल्यूशन नहीं है। ये वो बातें हैं जो पहले पाकिस्तानी हुकाम कर चुके हैं। इसमें नई बात यह है कि पहली मरतबा अमरीकी हुकाम ने उसका पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि यस, पाकिस्तान भी इस सारी डिस्कशन का हिस्सा है। और रही बात आप आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के विजिट की, रॉयटर्स की खबर आई थी 2 रोज पहले और उसमें यही कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक एक दबाव है कि आप कमिट करें अपने ट्रूप्स, लेकिन पाकिस्तान जो है जब तक इसका मैंडेट क्लियर नहीं होता उस वक्त तक कमिट करने के लिए तैयार नहीं। तो इसके हवाले से दफ्तर खारजा से भी जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने तो इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जब अगर कोई ऐसा विजिट होगा तो उसका जो ऑफिशियल और चैनल्स होते हैं उससे उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल इसके हवाले से पॉलिसी है क्या? एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, और ये बात भी अपनी जगह पे इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं कि असूली तौर पर पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस का अगर हिस्सा है तो वो इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन, ये सबसे आम है। और आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, तो उनसे ये सवाल हुआ था कि क्या अगर पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या हम जो हमास है उसको गैर मुसल्ला करने के लिए अपना एक रोल प्ले करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये सुनते हैं। जी, इसहाक डार को आप सुन रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, और बड़ा वजाहत के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको बयान किया कि
किस सूरत में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा, और अगर पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि वो हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक अगर कोई रोल प्ले करें तो वो रोल प्ले नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान का अगर कोई रोल होगा तो वो पीस कीपिंग होगा, पीस इन्फोर्समेंट नहीं होगा। और ये आई थिंक आम नुक्ता है और इसके हवाले से आई थिंक इस वक्त बातचीत हो रही है। बट ओवरऑल जो मेरी भी जो रेलेवेंट हुकाम है उनसे बात हुई है, पाकिस्तान ऑन बोर्ड तो है। हाल ही में एक कतर में भी मीटिंग हुई है जिसमें सेंटकॉम की सरबराही में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी, तो क्योंकि ये सेंटकॉम के ही जो चीफ होंगे वो इस फोर्स को हेड करेंगे, तो उसमें 45 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और ओवरऑल जो अमेरिका है इस वक्त वो कह रहा है कि 70 जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंगेज किया हुआ है कि मुस्तकबिल में जो गजा में पीस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए, उसमें कुछ लोग तो कुछ ममालिक जो हैं वो एक्टिवली अपने ट्रूप्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर फाइनेंशियल लॉजिस्टिक और बहुत से पहलू हैं जिसमें अपनी इस्तात के मुताबिक जो रियासतें हैं वो अपना एक रोल प्ले करेंगी। बट पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो एक्टिवली उसमें ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो मेरे पास इत्तला है कि असूली तौर पर तो पाकिस्तान फैसला कर चुका है, और अगर ये हमास वाले मामले के ऊपर बिल्कुल एक क्लैरिटी हो जाती है, एक मैंडेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान डेफिनेटली अपनी जो फोर्स है वो जरूर भेजेगा वहां। कामरान, अगर आप इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है और मार्को रूबियो की, उन दोनों को आप कंपेयर करें तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। उसमें किसी भी जगह पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान फुली कमिटेड है। उनके जी कुछ सवालात हैं जो उनके ख्याल में जिनका वो जवाब देना बनता है, जो पाकिस्तान ने उठाए हैं सवाल, वही सवालात यहाँ पे इसहाक डार साहब करें कि फोर्स का मैंडेट क्या होगा, क्या इसको डिसार्म करना जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं कि टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होंगी। तो ये एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान बड़े वाज़ेह तरीके से पहले दिन से इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उन 6 ममालिक में शामिल है जिसका किरदार है जंगबंदी के हवाले से भी, फिर अब पीस के हवाले से भी ये किरदार है। तो और दूसरी चीज मेरे ख्याल में इससे हटकर एक और भी है कि दिस विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेज हैं वो किसी इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन के ऊपर वो जाएंगी। इससे पहले भी जाती रही हैं और ये बल्कि एक परमानेंट फीचर है पाकिस्तान का, जो एक रोल इंटरनेशनल जो है पीस है उसकी पीस कीपिंग जो है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज कंट्रीब्यूटर्स यूएन की पीस कीपिंग में। और आपको पता है कि इसमें कोई 40-50 अरब रुपया साल का पाकिस्तान को मिलता है भी इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज जो पाकिस्तान रेंडर करता है। तो और वो आर्मी को इसमें आई थिंक जो बुनियादी फर्क है ना, बाकी जगहों पर तो ज्यादातर अफ्रीका के अंदर यूएन पीस कीपिंग हम आज भी रोल प्ले कर रहे हैं। यहां पर क्योंकि एक मुतनाज़ा इशू है, इजराइल का ये इशू है, फिर एक मुस्लिम कंट्री है, बहुत सेंसिटिव मामला है, और कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी फिर बैकलैश आ जाती, तो इसलिए ये कोई फैसला जो है वो इतना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर के मेरे ख्याल में मेजॉरिटी या एक जो पब्लिक ओपिनियन तो यही है कि जी हमें इस आग में नहीं कूदना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझा यही जाता है कि इजराइल का असल सरपरस्त तो अमेरिका है, हम अमेरिका के कहने के ऊपर उनकी जो डर्टी गेम है उसका रोल क्यों प्ले करें। लेकिन जाहिर है कि डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, और उसमें एक जो बज़ाहिर तो ये अमेरिकी सदर ट्रंप का गाजा पीस प्लान है, बट इसमें जो स्टेक्स हैं वो बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके भी हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है कि हम चाहते हैं अगर हम हिस्सा बने हैं कि उसमें हम बायलैटरली क्या फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपकी लेवरेज एक तो बढ़ेगी अमेरिका के साथ फर्दर, क्योंकि अमेरिका जैसे मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस तरह की आपको आवाजें वाशिंगटन में मतलब बहुत साल पहले तो सुनते होंगे, पाकिस्तान के बारे में इतने अच्छे अल्फाज जो अमरीकी एहलकार हैं वो कभी नहीं कहते। उनको पता है कि ये कितना मुश्किल एक असाइनमेंट है, और जो भी मुल्क अगर कमिट करेगा तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई फायदा उसको होगा। फिर अरब जो कंट्रीज हैं उनके भी स्टेक्स इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा हुआ है, या जॉर्डन के किंग कभी आ रहे हैं, कभी इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की एक दोबारा जो अहमियत है उसमें इजाफा हुआ है, तो ये इसने बड़ा एक रोल प्ले किया है। और उसमें फिर आई थिंक ऐसा नहीं है कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक। एक स्टोरी के बारे में हमने डिस्कशन भी तो की थी, लेकिन इसके हवाले से कुछ और मेरी लोगों से बात हुई जो हाल ही में यानी कि 12 दिसंबर को अमेरिका ने एक फैसला किया, उनकी वजारत दिफा ने, कि पाकिस्तान के जो F-16 के फ्लीट्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए जो 668 मिलियन डॉलर का एक पैकेज जो उन्होंने अप्रूव किया, ये कहा जा रहा है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इसी तरह का पैकेज जब माजी में बाइडन इंतजामिया ने अप्रूव किया था तो इंडिया ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया था और बैकलैश आया था, उन्होंने डिमार्च भी किया था अमरीकी सफीर को। इस मरतबा
वहां से जो आवाजें आ रही हैं, बाइडन जो ट्रंप इंतजामिया है वो कहती है कि रिस्पेक्टिव ठीक है, इंडिया के कंसर्न्स अपनी जगह पे होंगे बट पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो पाकिस्तान को उस लिहाज से ये कर भी रहे हैं। बल्कि एक जो जराए उन्होंने तो ये भी कहा कि ये बेसिकली ट्रंप का जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, ये फील्ड मार्शल हैं, उनके लिए तोहफा है जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई थी। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं होती, बट अगेन इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। देखते हैं कि एक्चुअली फाइनल क्या होता है मैंडेट ISF का या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, उसके बाद ये हमको फैसला लेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक दफा फिर PIA जो है उसको हुकूमत बेचने की कोशिश कर रही है, अगले हफ्ते उसकी बोली है, क्या डेवलपमेंट होगी इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी हुकूमत एक दफा फिर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेचा जाए। ये जो बेचने की कोशिश है कई सालों से जारी है और उसमें हमने देखा कि PDM की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी एड़ी चोटी का जोर लगाया उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी और उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद इसको बेचने में हुकूमत नाकाम रही। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ हो रहा है? 23 दिसंबर को कहा जा रहा है कि इसकी नीलामी जो है वो बोली हो रही है और इस मरतबा अनलाइक द पास्ट कुछ बड़े जो ग्रुप्स हैं, कंसोर्शियम्स हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या मुख्तलिफ होने वाला है इस मरतबा? एक गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की थी, कोई रीजनेबल उनको डील नहीं मिली थी, आखिर में शायद एक ही प्लेयर रह गया था और वो भी एक रियल एस्टेट और एजेंट। इस दफा क्या मुख्तलिफ है? देखिए कामरान, अगले हफ्ते जब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उस वक्त तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हुकूमत का या पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर तो PIA की जो है वो निजकारी हो जाती है 23 दिसंबर को मंगल वाले दिन, तो इसके बाद फिर कुछ उम्मीद पैदा हो जाएगी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसकी वजह से सालाना कोई 600 से 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है, वो उसको कम करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, ये बाकी भी जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है जिसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और पावर सेक्टर के जो जनरेशन कंपनीज है वो अनलॉक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये वाली फेल अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट है ये फेल हो गई तो फिर आगे एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान कोई भी बहुत बड़ी कोई ना सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, उसके बाद ये सिलसिला जो है कुछ अरसे के लिए वैसे ही रुक जाएगा। स्टेक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या गवर्नमेंट ने वो तमाम जो माजी का तजर्बा था, जो लेटेस्ट इनके अटेम्प्ट थी जो नाकाम रही, जिसमें मिनिमम प्राइस उन्होंने 85 अरब रुपए की रखी थी और 10 अरब रुपए की ऑफर आई, वो भी प्लॉट की शक्ल में, कैश की शक्ल में इनको ऑफर नहीं मिली थी। तो उसके उस चीज को सामने रखते हुए इन्होंने जो कंपनी है जो बेचनी है उसकी जो लाइबिलिटीज है उसमें कुछ कमी की है, उसको मजीद मराद दी हैं, टैक्स क्रेडिट जो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट वो उसमें उनको दिया गया है। और इन अ सेंस कि अगर ये बोली कामयाब हो जाती है तो फिर जो बिडर होगा उसका इसमें फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। इट इज जस्ट कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं। अब ये चीज जो है वो बाकी रह गई जिसका फैसला हो जाएगा 23 दिसंबर को। 4 बड़ी पार्टीज हैं इसके अंदर। मोहम्मद अली टब्बा साहब का ग्रुप है, वो नामी ग्रामी बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, आरिफ हबीब ग्रुप है, फिर एयर ब्लू है जिसके शायद इतने ज्यादा हाई चांसेस नहीं है बिकॉज ऑफ द कैश इश्यूज, बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी मच कमिटेड। एयर ब्लू कंपनी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और फौजी फर्टिलाइजर है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, अब इसमें कोई भी सरप्राइज आ सकता है, हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा, क्योंकि जिसने ज्यादा बोली देगी, एयर ब्लू ज्यादा बोली देगा तो एयर ब्लू विन कर जाएगा, फौजी फर्टिलाइजर बोली ज्यादा देगा तो फौजी फर्टिलाइजर विन कर जाएगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि जो दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं इनमें से कोई एक ये PIA खरीद सकता है, और उसमें फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी अगेन मार्केट रूमर है, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है कि देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फौजी फर्टिलाइजर कैन आल्सो ज्वाइन द विनिंग पार्टी। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कमिंग टू द पॉइंट, ये अब कैसे मुख्तलिफ है? 2 चीज़ें बड़ी वाज़े मुख्तलिफ है जिसके ऊपर हमने इस हफ्ते खबर भी की थी। पिछली दफ़ा जो बोली नाकाम रही थी उस वक्त हुकूमत ने 60% जो शेयर्स हैं PIA के बेचने का फैसला किया था, और उसमें दूसरी चीज़ ये थी कि जो भी बिड प्राइस होगी उसका 15% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कैश लेगी, और बाकी जो कंपनी में इन्वेस्ट होगा। इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं है। इस दफ़ा हुकूमत ने फैसला ये किया कि 23 दिसंबर को PIA के 75% जो शेयर्स हैं उनको बेचा जाएगा, और जो भी विनर होगा
जो 75% शेयर ले लेगा उसको मजीद जो बाकी 25% हुकूमत के शेयर रह जाएंगे वो भी उसको इमीडिएटली ऑफर कर दिए जाएंगे और उसके पास 1 माह का वक्त होगा। 1 माह के अरसा के अंदर उसने डिसाइड करना है, उस कंपनी ने, विनर ने, कि उसने वो शेयर लेने हैं या नहीं लेने। जो फर्क होगा कि जो भी 25% शेयर लेगा उसकी जो कीमत होगी वो हुकूमत को अदा करेगा 1 साल के बाद। 75% की कीमत फौरी अदा हो जाएगी, जो भी टर्म्स तय होती हैं, और बाकी जो ऊपर वाला 25% है उसको 1 साल बाद उसकी अदायगी होगी और उसके ऊपर हुकूमत 12% प्रीमियम लेगी। 12% प्रीमियम ज्यादा नहीं है, साल बाद अदायगी कर रही है कंपनी तो इतना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ही पड़ जाता है। बट उसमें जो कैच है, जो एक सवाल भी है कि जिसके ऊपर थोड़ी वजारत खजाना के डिफरेंट व्यूज हैं, इस दफा जो कंपनी की जो भी इसको खरीदेगा वो जो भी प्राइस हुकूमत को ऑफर करेगा उसका हुकूमत सिर्फ 7.5% लेगी कैश में। बाकी जो 92% होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेगी, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में पैसा नहीं जाएगा। वो पैसा जो 92% बिड अमाउंट है, अगर वो $100 की PIA बिकती है तो उसमें $92.5 जो है वो कंपनी में री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो बिडर जो है जो कीमत देगा कंपनी खरीदने के लिए उसका 92.5% वो कंपनी में लगा देगा, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं देगा। अब इसमें एक तो इसका मतलब है कि पीछे क्या मंतक है ये तो क्योंकि जो अगर मैं एक चीज खरीद रहा हूं, मतलब मैंने एक घर खरीदा है और घर अगर मैंने $100 में खरीदा है और मैंने जो क्या कहते हैं कि जो सेलर है उसको मैंने उसमें से $8.5 दे दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो है घर की रेनोवेशन पे जो 90-92 रुपये मैंने घर की रेनोवेशन पे लगा दें, उस घर में मैंने ही रहना है, मेरा ही फायदा है। तो ये आम अल्फाज में समझाएं कि इसमें फिर हुकूमत को क्या फायदा है, बेचने वाले को क्या फायदा है। ये सबसे एक जो है ना इसके लिए जो सबसे एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ही यही कि आप बेसिकली PIA जितने की उसकी जितने 100 अरब रुपए की भी उसकी बोली लगेगी, हुकूमत को 7.5% कैश ही मिलेगा उसका, बाकी तो उस बिडर ने अपने घर में रख लेना, उस कंपनी में रख लेना है। इसके ऊपर जो प्राइवेटाइजेशन के एडवाइजर हैं मोहम्मद अली साहब, उनका मौक़िफ़ यह है कि चूंकि जो PIA की हालत है वो काफी खस्ता है, इसमें मजीद सरमायाकारी की जरूरत है, तो हुकूमत ने भी अपना शेयर डालना है। बट चूंकि हुकूमत वैसे ही निकल जाने को जी कि हमारा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हमने कंपनी को चलाना है, PIA को चलाना है, और जो नया बिडर है उसको ये फैसिलिटेशन हो जाएगी क्योंकि पहले तो कंपनी खरीदेगा फिर उसको कंपनी को चलाने के लिए पैसा डालेगा। बट वजारत खजाना के इसके ऊपर मौक़िफ़ ये था कि इसमें अगर 75% आप दे दिया, उसका 7.5% आपने कैश ले लिया, बाकी कंपनी में डाल दिया, तो कंपनी की जो वर्थ है उसकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। जब उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी तो आपने जो बाकी 25% उसको दिया है 12% प्रीमियम के ऊपर, वो फिर आप उसको 12% प्रीमियम पे ना दें, वो जो पैसा री इन्वेस्ट हुआ है उसके बाद जो कंपनी की वैल्यूएशन बनती है उसके ऊपर आप उसको प्रीमियम चार्ज करें। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन नहीं माना। बहरहाल ये एक टची पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट भी है। अब इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है कामरान कि हुकूमत ने पहले भी आपको पता है जो कोशिश की है, PIA के हालात आज भी ठीक नहीं है। आपने माजी में खबरें पढ़ी होंगी जी PIA मुनाफे में चला गया, ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स थे उनके, जो डेफर टैक्स एसेट्स थे वो उन्होंने उसमें बुक कर लिए, को 35-36 अरब रुपए के थे। हुकूमत ने पिछले साल ही PIA के 654 अरब रुपए के जो उसके जिम्मे अदायगियां थी वो अपने जिम्मे ले ली थी। उसके बाद भी अच्छा खासा पैसा खड़ा हुआ है। PIA ने आज भी FBR के पैसे देने हैं, PIA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के पैसे देने हैं, PIA ने जो इंटरनेशनल उसकी जो फ्लाइट्स होती हैं वहाँ पे जो इंटरनेशनल वो फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं उसकी पेमेंट्स करनी है, रूट्स की पेमेंट्स करनी है, लीज पेमेंट्स करनी है, वो PIA नहीं कर पा रहा। तो कंपनी एक ही सूरत में बेहतर हो सकती है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाए और इसको बेहतर मैनेज कर लिया जाए। जो कैच है इसके अंदर जहाँ पे इसकी कीमत मिलेगी, बाकी तो कहा जाता है कि जहाज तो खुद अब हुकूमत के लोग जो है वो प्राइवेटली करें, नकारा जहाज है, हम तो उनको बस ऐसे वो बेच रहे हैं नकारा जहाज। तो असल जो चीज़ है वो इसके 97 कंट्रीज के अंदर PIA के लैंडिंग राइट्स हैं, 170 इनके पास स्लॉट्स हैं, पेयर स्लॉट्स हैं, जहाज लैंड करने का भी राइट है और टेक ऑफ करने का भी राइट है। तो और उसके अंदर जो दुनिया के एक्सपेंसिव जो एयरपोर्ट्स हैं, जो उनकी स्लॉट्स हैं जिनकी टाइमिंग ऐसी है कि वहाँ पे स्टे कम होता है जहाज का, अगर वो लैंड कर रहा है तो अगली इमीडिएटली वो टेक ऑफ भी कर रहे हैं विद इन फ्यू आवर्स या कपल ऑफ आवर्स। उसमें हिथ्रो एयरपोर्ट की भी इनके पास स्लॉट है। तो ये एक इनके पास कैच है। अगर जो भी नया बिडर आता है अगर वो चाहे तो इस कंपनी को रिवाइव भी कर सकता है, इसको चला भी सकता है। द ओनली थिंग इज कि दे नीड टू पुट मनी इन इट, नॉट ओनली दैट, फिर जो सरमाया वो लगा देंगे उसके बाद फिर उनको 3-4 साल अरसा उसमें मुनाफा नहीं उन्होंने घर लेके जाना, कंपनी में ही री इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी चलेगी। एक और इसके साथ सेंसिटिव इशू होता है वो मुलाजमीन का होता है। अब इतलात ये आ रही हैं कि पिछली दफा तो गालिबन 2 साल के अर्से के लिए मुलाजमीन को रिटेन किया जा सकता था, अब ये हुकूमत ने गालिबन से तय कर लिया है कि 1 साल तक
मुलाजमिन को फारिग नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बिडर्स हैं वो मेरे उनसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम मुलाजमिन को क्यों फारिग करेंगे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीआई से लोग छोड़ के जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि निजकारी हो रही है, कंपनी चल नहीं रही, तो जिनको अच्छी ऑफर मिली वो दूसरी एयरलाइंस में, रीजनल एयरलाइंस में चले गए, जो लोकल एयरलाइंस उनमें चले गए। तो उनके ख्याल में जो बिडर्स हैं, पीआईए के पास इतने सरप्लस मुलाजमिन नहीं है जो माजी में सूरत हाल। बल्कि कुछ अर्सा पहले मैं एक जो लोकल यहाँ पे फ्लाइंग क्लब है वहाँ पे गया था, तो जो ज़ाहिर है कि जो पीआईए को कुछ बीच में रिवाइव हुई तो इवन के पायलट्स नहीं मिल रहे थे, उसकी बड़ी शॉर्टेज थी, तो उसके लिए वो लोगों को उन्होंने ऐड दिया हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुकता है। तो बहरहाल देखते हैं 23 दिसंबर को क्या होता है, क्या हुकूमत कामयाब हो पाती है, उस पर हम नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू से मुतालिक बात करेंगे कि एफबीआर ने अपना कौन सा फैसला जो है वो वापस लिया है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एफबीआर की जो कलेक्शन है उसको अभी तक शॉर्टेज का सामना है और वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से जो वो शॉर्टेज है वो कम से कम हो। और उन्होंने एक फैसला लिया था, क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या बेची है उसकी असल कीमत क्या है। मुख्तलिफ कीमें चलती हैं, कीमतें जो है उसका तयन किया जाता है। एक मार्केट की कीमत है, एक डीसी रेट भी कहते हैं, एफबीआर का रेट भी है। और डेवलपमेंट शहबाज ये हुई थी कि एफबीआर ने जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी है उसके अंडर जो भी आता है एरिया, उसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी उसमें बेपनाह एकदम से इजाफा कर दिया था ताकि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो सके। बट उस फैसले को फिर मुअत्तल कर दिया है। इसमें देखें, फैसला करना एक चीज़ और फिर मुअत्तल करना नॉर्मली तो ये होता है प्रेशर की बुनियाद पे होता है कि बहुत ज़्यादा दबाव आ गया तो एफबीआर को फैसला जो है वो डिले करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। यहाँ पे दबाव तो आया, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो एफबीआर को ही हुआ है, क्योंकि ये एफबीआर की नाहिली थी जिस तरीके से इन्होंने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिटर्मिन की थी। और उससे पहले भी अगर कामरान एक चीज़ आप देखें, मतलब ये भी जितना भी हम कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से पूरा टैक्स नहीं आ रहा, हम प्लॉटों को जाके टैक्स कर रहे हैं, घरों को टैक्स कर रहे हैं। उस प्लॉट से, उस घर से जो आमदन हो रही है उसको उस गोशवारे में दिखा के उसकी जो भी आमदन बनती है सालाना उसके ऊपर टैक्स लिया जाए ना। ये जो एक तरीकेकार शुरू हो गया है कि इतनी मैसिव टैक्सेशन अब प्लॉट्स के ऊपर भी होगी या रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी, ये भी ठीक नहीं है। आपको पता है कि 2.5% से लेके 2.5% से लेके 18.5% तक जो ग्रॉस वैल्यू है वो अब विद होल्डिंग टैक्सेस में एफबीआर, सिर्फ एफबीआर ले रहा है। इसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस है वो मिला के 25% तक ये टैक्सेस बन जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड वे। हालत इस वक्त ये होगी, हम खुद इसी प्लेटफॉर्म से बैठ के हम एडवोकेट करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से ट्रू टैक्स लें। ट्रू टैक्स लेने का मतलब ये नहीं कि आप सेक्टर को तबाह कर दें और उसके बाद उससे टैक्स लें। आप जरूर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज रखे कि जो घर ले रहे हैं उनको इंकरेज किया जाए, और जो प्लॉट की हद तक जो फाइल्स का एक बिजनेस है उसको डिस्करेज किया, उसका एक तरीकेकार होता है। बट यहाँ पे इन्होंने हर चीज को एक ही जगह पे रखा हुआ। अब कमिंग बैक टू द जो इशू है, एफपीआर ने पिछले साल नवंबर में पूरे पाकिस्तान के जो कुछ चंद ही शहर्स हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग फेडरल इनकम टैक्स, तो उसकी इन्होंने वैल्यूएशंस की, तो उस वक्त इस्लामाबाद की नहीं की थी। बट इसके अंदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी मुख्तलिफ फेजेज हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, वो नॉर्मली उसकी जो वैल्यूएशंस होती हैं वो पिंडी के साथ होती है। तो पिंडी की जब वैल्यूएशन हुई पिछले साल नवंबर में, तो डीएचए की भी वैल्यूएशंस हो गई थी। उसके बावजूद एफबीआर ने इस दफा उसकी जो चंद फेजेस थी उसको दोबारा इस्लामाबाद के जो वैल्यूएशन के टेबल्स उसमें डाल दी, और उसके फर्दर कोई 170% तक उनकी वैल्यूएशन के जो वो रेट थे बढ़ा दिया। अब एक साल पहले आपने उसकी वैल्यूएशन की है, उसके बाद फिर आप 170% वैल्यूएशन उसकी कर रहे हैं, तो एफबीआर का ये गलत फैसला था, ये मुनासिब फैसला नहीं था। एक तो ये इनके ऊपर दबाव है कि आप कैसे एक ही सेक्टर, एक जो कंपनी है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप हिट कर रहे हैं, चाहे वो आपने गलती से किया, नालायकी की वजह से बट किया। दूसरा जो इनकी जो गलती थी कि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं, उसकी जो वैल्यूएशन थी प्रॉपर्टी की, उसमें कामरान इन्होंने जो इजाफा किया 1250% तक कर दिया। मैंने एक केस में देखा 1900% या 1700% तक भी था। मतलब जो एग्जिस्टिंग रेट्स थे विद इन नो टाइम आपने उसको 2 से 3 साल का, जो लास्ट वैल्यूएशन इस्लामाबाद की हुई थी वो 2022 में हुई थी, वो जो भी बेस थी उसके ऊपर आपने 1700% तक, 1250%, 900%, 700% तक उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी। ये कौन सा तरीका है? मतलब कारोबार दुनिया में ऐसे कहीं नहीं चलते। और अगेन मैं ये वो पीरियड है जिसमें रियल एस्टेट का हमारे यहाँ बिजनेस डाउन हुआ है, बैठा हुआ उस तरह से। मतलब उसके बाद आपने, मैं कुछ जैसे बी सेक्टर है इस्लामाबाद का, जो बिल्कुल इस्लामाबाद के आउटसाइड्स में आता है, वो इस्लामाबाद का कोर का भी हिस्सा नहीं है। उसकी जो वैल्यूएशन थी उनकी पर स्क्वायर यार्ड्स की 20,000 रुपए थी पहले, उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया।
इसकी 1.5% इजाफा। जो सी सेक्टर अगेन वो बी से भी हटके है, वो और ज्यादा जो है वो रिमोट में आता है एरिया, वो पेरिफेरी में आता है। अब सी सेक्टर्स के अंदर जो वैल्यूएशन थी, अगर कहीं पे 10,000 थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया, 900% पर स्क्वायर यार्ड्स उसकी आपने वैल्यूएशन बढ़ा दी। तो एफ सेक्टर जो पोश एरिया उसमें भी 800% आपने इजाफा कर दिया, जहां पे पहले ही वैल्यूएशन जो थी क्लोज टू मार्केट रेट्स के अंदर थी। तो इस तरह की इन्होंने जब हरकतें की तो फिर इन पर दबाव आना था। फिर उन्होंने जो उसका एसआर है उसको फिलहाल इन्होंने सस्पेंड किया है 31 जनवरी तक कि हम इन वैल्यूएशन को देखेंगे और ठीक करेंगे। इसके साथ दूसरा भी एक इशू पावर सेक्टर का जो इशू है वो भी अगेन इनएफिशिएंसी, उस पर ज्यादा हम डिटेल में बात तो नहीं कर सकते। एक जो शोबा है जिसकी जो कारकर्दगी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब बहुत खुश हैं और बड़ी तारीफें भी करते हैं, पब्लिकली भी करते हैं और प्राइवेटली जिनकी जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, वो पावर सेक्टर है। लेकिन कामरान, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि ये सेक्टर ऐसा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बेहतर हो रही। बजट सब्सिडीज की वजह से ही नंबर्स इनके ठीक हो रहे हैं, नए कर्जे लेने की वजह से। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था, जो पिछले साल उन्होंने कुछ कर्जे वर्जे लेके बजट से सब्सिडीज देके काम किया, 1600 अरब रुपए तक ले आए। उसमें खुद 2 दिन पहले पावर डिवीजन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बताया कि जो 1600 अरब रुपया हो गया था वो 1800 अरब रुपए से दोबारा क्रॉस कर गया और ये 31 दिसंबर तक 2105 अरब रुपया हो जाएगा, जिसमें 491 अरब रुपए का मजीद इजाफा। अब चूंकि ये जो इजाफा हुआ है इसके अंदर या होने जा रहा है, वो IMF के जो अहदाफ हैं, आप जितना फ्लो में इजाफा कर सकते हैं। और ये सर्कुलर डेट क्यों इजाफा हो रहा है? लाइन लॉसेज हैं, चोरी है, इसकी वजह से उसमें इजाफा हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए हुकूमत ने भी 2 दिन पहले बजट से 200 अरब रुपए की एक और सब्सिडी दे दी है। तो ये नालायकी को हम कर रहे हैं फाइनेंस बजट से टैक्स पेयर्स की मनी के साथ। और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी है, जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि IMF से हमने जान छुड़ानी है हमेशा के लिए और पाकिस्तान की मईशत को उस ट्रैक पे डालना है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो। और इस तरह के जो इश्यूज हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर देखिए कामरान, मतलब इधर FBR की भी इनएफिशिएंसी आपने देख ली है। चूंकि आगे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल थे तो पीछे हट गया FBR। बहुत सारे ऐसी एग्जांपल है जहां पे FBR नहीं सुनता। पावर सेक्टर के अंदर बजट से पैसा दिए जाए तो परफॉर्मेंस ठीक है, सब्सिडी बंद कर दें। और सब्सिडी किस लिए कि जो लॉसेज हो रहे हैं, सब्सिडी की वजह से बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। सब्सिडी इसलिए दी जा रही है बजट से कि जो चोरी हो रही है बिजली की, जो उसकी लाइन लॉसेज हो रहे हैं दूसरी किसी वजह से, या बिलों की रिकवरी नहीं हो रही, बिजली आपने इस्तेमाल कर ली, उसका बिल नहीं दिया, FBR कह रहा हूं, पावर डिवीजन उसको रिकवर नहीं कर पा रहा, तो चूंकि नहीं कर पा रहा तो बजट से पैसे दे दो। इस तरह एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होती, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते और इस तरीके से IMF से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे कि UN की एक मॉनिटरिंग टीम है जो हर 6 महीने के बाद दहशतगर्दी से मुतालिक या मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह ऑपरेट करते हैं रिपोर्ट जारी करती है। इस हफ्ते उनकी रिपोर्ट सामने आई है। अफगानिस्तान से मुतालिक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं। वजह उसकी सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं उनको पनाह दे रखी है। अफगान तालिबान मुसलसल ये डिनाई करते हैं, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल के तहत एक मॉनिटरिंग टीम है जो हर 6 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करती है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशतगर्द ग्रोह ऑपरेट करते हैं। तो उनकी ये रिपोर्ट इस हफ्ते UN सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा सबमिट करवाई गई है और अफगानिस्तान से मुतालिक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। सबसे अहम नुकता, उन्होंने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया है कि अफगान तालिबान बेशक ये डिनाई करते हैं कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे रहे, TTP वहाँ से ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो UN के माहिरीन हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ये अफगान तालिबान का दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इनफैक्ट कुछ जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से TTP की क़यादत को मुसलसल पनाह देने और TTP की कार्रवाइयों में सहूलतकारी ने दोनों मुल्कों यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को एक नाजुक मरहले तक पहुंचा दिया है। तालिबान के अंदर TTP के लिए हमदर्दी और वाबस्तगी की मुख्तलिफ सतहें मौजूद हैं, ये UN की रिपोर्ट कह रही है। बाज़ सीनियर तालिबान अरकान अब तेजी से TTP को एक बोझ के तौर पर देखने लगे हैं जो बिला जरूरत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करने और इश्तियाल अंगेज बना रहे हैं, जबकि दीगर अब भी TTP की हिमायत करते हैं। तारीखी ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए तालिबान का TTP के खिलाफ कार्रवाई करना बकौल UN के ये बड़ा एक अनलाइकली नजर आता है। ये वन ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस है और क्लियरली ये जो रिपोर्ट है पाकिस्तान का नजर है उसको इंडोर्स कर रही है यहाँ पे।
कामरान, देखिए अभी पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि वहाँ पे फतवा एक आया अफगानिस्तान से। अब वो ओवरऑल जो उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा तौर पर रिलीजियसली मना कर दिया कि आप जो भी अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा वो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसके अगेंस्ट जाएगा। और इसके बावजूद आपने देखा कि ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र आ गया, इस हफ्ते फिर दोबारा एक अटैक हुआ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से कैंप के ऊपर। तो ये चीज़ें तो अभी भी ठीक नहीं हो रही। वो फतवे का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है और इसी वजह से तो पाकिस्तान कह रहा था कि जब ये फतवा वगैरह या उलमा की तरफ से एक करारदाद आई तो पाकिस्तान का यही कहना था कि चलें इसको हम वेलकम तो करते हैं, बट ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। आपको इनके खिलाफ जो भी ग्रुप हैं एक फैसला कुन कार्रवाई करनी होगी और वो फैसला कुन जो कार्रवाई है वो करने से गुरेजा कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अफगान तालिबान आपको पता है मुसलसल डिनाई करते हैं कि जी हम टीटीपी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसमें बताया गया है कि टीटीपी की जो मजमूई कुव्वत है यानी कि तकरीबन 6000 के करीब है, और उसमें जो अब ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि जो खोस्त, कुन्नड़, नंगरहार, पक्तिका और पक्तिया के सूबों में मौजूद है। टीटीपी से वाबस्ता जंगजुओं की मजमूई तादाद में 1 दर्जन से जायद जैली ग्रोह या धड़े भी शामिल हैं। और फिर जो तालिबान का अमीर अफगान टीटीपी का जो सरबराह है नूर वली महसूद, उसके बारे में कहा जा रहा है, यूएन कह रहा है कि यह ख्याल किया जाता है कि टीटीपी का सरबराह महसूद काबुल में वक्त गुजारता है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक उसने बहार 2025 के दौरान कंधार, कुन्नड़, नंगरहार और पक्तिका के सूबों का भी दौरा किया। मॉनिटरिंग टीम इससे कबल रिपोर्ट कर चुकी है कि तालिबान मुसलसल टीटीपी को लॉजिस्टिक और जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो फराहम करती है। और एक रुकन रियासत के मुताबिक जो नूर वली महसूद का ख़ानदान है उसको तालिबान जो है वो माहाना 30 लाख अफगानी, जो तकरीबन 43,000 अमरीकी डॉलर बनते हैं, वो अदा करते हैं। इसी तरीके से महसूद के बारे में कहा जाता है कि उसके पास टीटीपी के लिए एक तवील मुद्दती विजन है और वो मुमकिना जानशीन की तैयारी भी कर रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं उसमें जो बताया गया है, जैसे कि जमातुल अहरार के सरबराह हैं मुकर्रम शाह, उसके बारे में कहा जाता है कि वो नंगरहार सूबे के लालपुर ज़िला में मौजूद है। तहरीक तालिबान स्वात के सरबराह कारी अमजद और उनके नायब अकबर, जिनके बारे में बताया गया है कि वो कुन्नड़ के इलाके शल्तन ज़िला में हैं, और हाफिज गुल बहादुर जो अपने धड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के सरबराह हैं, इस वक्त सूबा पक्तिका में मौजूद हैं। अब इससे मेरे ख्याल में क्लियर कट जो एविडेंस है वो हो नहीं सकता कि यूएन की ये रिपोर्ट ना सिर्फ कह रही है कि टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही है, बल्कि मुख्तलिफ जो टीटीपी के धड़े हैं उनके जो सरबराह हैं किस किस एरिया में मुमकिन तौर पर इस वक्त वहां पे मौजूद है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो कामरा, इसके बाद तो फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो दुरुस्त साबित हो जाता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये रिपोर्ट आने के बाद भी जैसे हम कल बात कर रहे थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा अदर देन द थिंग्स विच आर ऑलरेडी इन द पब्लिक नॉलेज कि अफगान तालिबान उनको परवाह नहीं, उनको किसने तस्लीम किया हुआ है किसने तस्लीम नहीं किया। वो निज़ाम अपना अपने तरीके से चलाते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। सो रिपोर्ट आ गई तो ये हमारे लिए तो ठीक है, हमारे मौक़िफ़ की तायद होगी। पाकिस्तान के पास जो पॉलिसी चॉइसेस हैं वो भी इस लिमिट हो जाती है। अगर इस रिपोर्ट को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान के पास वाजे इस बात के एक मतलब इसको एज एन एविडेंस इन फ्यूचर यूज़ किया जा सकता है कि जी ठीक है हमने कोशिश की, फतवा भी लिया, बट बात नहीं बनी, तो फिर हमारे पास राइट। और पाकिस्तान ने कल जो डिप्टी उनके चीफ ऑफ मिशन है उनको समन किया था अफगानिस्तान के, और उनको ये वाजे किया था पाकिस्तान ने कि ये जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ था नाकाम, कि पाकिस्तान जो है वो जो भी उसके दिफा के लिए मुमकिन कार्रवाई पाकिस्तान ने करना होगी वो करेगा। आखिर में जाते जाते जिक्र थोड़ा बांग्लादेश का भी करना है। बांग्लादेश में एक दफ़ा फिर आपको पुरतशद्दुद मुजाहरे होते नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह कि वहाँ पर जो एक अहम उनके स्टूडेंट लीडर थे जिन्होंने अगस्त यानी कि पिछले साल हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया था, उस्मान हादी, उनको एक हफ्ता कबल नामालूम अफराद ने सर पे गोली मारी थी। फिर सिंगापुर उनको इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन 2 रोज पहले उनका इंतकाल हो गया। आज उनका ढाका में नमाज जनाजा था, हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर लोगों ने शिरकत की। जो मौजूदा अबूरी गवर्नमेंट है उनके जो सरबराह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये जो उस्मान हादी हैं, इसको उनकी असैसिनेशन के पीछे कौन है? जो उस्मान हादी हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया के हवाले से इनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त था, वो इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी उन पर तनकीद करते थे। एक इत्तला के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो हमला आवर था वो उस्मान हादी को असैसिनेट करने के बाद जो बांग्लादेश और भारत की सरहद लगती है वहाँ से स्लिप होकर भारत चला गया है, और एक दफ़ा फिर वहाँ पर जो बांग्लादेश के अंदर भारत मुखालिफ जो जज्बात हैं वो अपने अरूज पर हैं।
और ये जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है पिछले साल, उसके बाद एक टर्न अराउंड आया है और इसके हवाले से खुद जो भारत की खारजा अमूर की एक लोकसभा की उनकी कमेटी है, उन्होंने भी एक 90 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पहली मरतबा एतराफ़ किया है कि सिंस 1971 ये अब बात सामने आ रही है कि जो नौजवान नस्ल है बांग्लादेश की, वो 1971 के वाक़यात और उसमें जो भारत का किरदार है उसको बड़ी शक की नज़र से देखते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है और अपेरेंटली ये लग रहा है क्योंकि अगले साल के शुरू में बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं, भारत को वहां पर जो पिछले साल सेटबैक मिला था तो उसको किसी तरीके से रीगेन करने के लिए एक दफ़ा फिर वहां पर वो एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम नजर रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।